पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 18 से 24 दिसंबर 2023 के रोजगार और निर्माण पेपर का रिव्यू और इसके माध्यम से सप्ताह भर की तमाम न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों की जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही में एक और सेपरेट वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा जिसमें करंट अफेयर्स के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं वह आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव बन गए हैं मध्य प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री। क्रम याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल इन तीनों को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय नागरिक विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। इनके अलावा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे और मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा ने समारोह का संचालन किया। यहाँ पर सभी नाम इसलिए बताया क्योंकि सभी नाम महत्वपूर्ण हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम आपको याद होना चाहिए और मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्य सचिव का नाम भी आपको याद होना चाहिए। एक बार और रिपीट कर देते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल, मुख्य सचिव है वीरा राणा और राज्यपाल है मंगूभाई पटेल। इन सभी के नाम आपको याद रखना है। श्री गोपाल भार्गव ने ली प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ। यह फैक्ट भी याद रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर का नाम पूछ लिया जाता है। और स्थायी अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और प्रोटेम स्पीकर कौन थे? श्री गोपाल भार्गव। आपको बता दें, जो सबसे वरिष्ठ विधायक होता है उसको सामान्य तौर पर प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को भी शपथ मंगूभाई पटेल राज्यपाल ने दिलवाई। श्री राम कृष्ण कुसमरिया ने किया कार्यभार ग्रहण। डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ये पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। इनका नाम भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया। भीतर के प्रश्न आगे हम देखेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले से शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। उप निर्वाचन संबंधी क्षेत्रों में आचरण संहिता प्रभावशील रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकायों और पंचायतों के उपनिर्वाचन का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही 6 दिसंबर को आचार संहिता प्रभावी हो गई है उन क्षेत्रों में। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री अभिषेक सिंह ने जानकारी दी कि नगरीय निकायों में भोपाल के वार्ड 41, कटनी के 9, 36, खंडवा के 41, रतलाम के 31, सीहोर के 6, धनपुरी के 28, सारणी के 14, करेली के 5, श्योपुर के 3, विजयपुर के 4, मानपुर के 2, पटेरा के 14, बमनी बेंजर के 5, खुजनेर के 3, सतवास के 4, न्यू रामनगर के 2, ग्याराडही के 5, 12 और मांडव के वार्ड 9 में उपनिर्वाचन प्रस्तावित है। नगरीय निकायों में मतगणना 9 जनवरी तक और पंचायतों में 11 जनवरी तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होगी। प्रचार प्रसार के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। संकल्प पत्र 2023 मिशन मोड में होगा योजनाओं का क्रियान्वयन। सबका साथ सबका विकास को लेकर मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। संकल्प पत्र 2023 में जितनी भी घोषणाएं की गई थी उनको पूरा करना हमारा लक्ष्य है। यह बात एक बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा सहित समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभिन्न निगम मंडलों के महाप्रबंधकों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कही है। उन्होंने कहा कि जो शासन व्यवस्था है वह पारदर्शिता, शुचिता और भ्रष्टाचार का
पर्याय बने। हमारी बातें केवल शब्द न रहें, हम इनको चरितार्थ करके दिखाना है। तो संकल्प पत्र 2023 में जितनी भी घोषणाएं की गई है, चाहे लाडली बहना को 3,000 रुपये देने की बात हो, चाहे किसानों को 12,000 रुपये सालाना देने की बात हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना में 2 लाख रुपए देने की बात हो 21 साल पूरी होने पर, इन सभी को पूरा करने का दावा और वादा मुख्यमंत्री ने किया है। संकल्प पत्र के जो प्रमुख भाग हैं, इनमें सशक्त नारी, समृद्ध किसान, जनजाति कल्याण, उत्तम शिक्षा एवं सक्षम युवा, सबका साथ सबका विकास, सुदृढ़ आधारभूत संरचना, स्वस्थ प्रदेश, प्रगतिशील अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास, सुशासन एवं कानून व्यवस्था तथा सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन शामिल है। यह सरकार का अगले 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट है। पेज नंबर 2 पर दिया है पिछले सप्ताह का करंट अफेयर्स। 9 दिसंबर को क्या हुआ? इटली ने जीता भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप। इटली ने जीत लिया है एडमिरल कप। भारत एक वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर के आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की की 96वें वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय विकास की कहानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 1 अरब से अधिक भारतीयों की कड़ी मेहनत और योग्यता का परिणाम है। ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन आयोजित हुई 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को क्या हुआ वह भी देखेंगे। 10 दिसंबर की और भी घटनाएं हैं। ये जो रन आयोजित हुई थी इसको करगिल रन नाम दिया गया। अन्य 3 श्रेणियों में पहली 10 किलोमीटर दौड़ थी जिसे टाइगर हिल रन नाम दिया गया। दूसरी 5 किलोमीटर की दौड़ को टोलोलिंग रन रखा गया और इसके बाद अंतिम 3 किलोमीटर की दौड़ हुई जिसका नाम बटालिक रन था। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार की राजधानी पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो यह आयोजित हुई बिहार की राजधानी पटना में और इसकी अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। इस खरीफ सीजन में 2 लाख टन प्याज खरीदेगी सरकार। वैश्विक स्थिति को देखते हुए 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से प्याज की कीमतें कम होगी। श्री सिंह ने बताया कि पिछले महीनों में प्याज की उपभोक्ता खुदरा कीमत में 4.3% की गिरावट आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद के तहत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। केंद्र ने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और राज्य को 2 भागों में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिए थे। मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति को उसे निरस्त करने का अधिकार है। न्यायालय ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसलों को भी बरकरार रखा है। धारा 370 के संबंध में फैक्ट आपको याद रखना है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़, इनका नाम भी याद रखना है। सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। CBSE ने घोषित की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख, परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। CBSE के अनुसार परीक्षा 15 फरवरी 2024 से शुरू होकर 2 अप्रैल 2024 तक आयोजित की जाएगी। 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक होगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च तक चलने वाली है। CBSE का कहना है कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं 2 पारी में आयोजित की जाएगी। पहली पारी 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित होगी। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। तो यह संशोधन कौन सा हुआ है, यह याद रखिएगा। महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित यह संशोधन है।
इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और सहभागिता बढ़ाना है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 में पुदुचेरी विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षण का प्रावधान है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा गुजरात को 338 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता मंजूर की है। हाल ही में बिपोरजॉय चक्रवात से राज्य को भारी नुकसान हुआ था। ये चक्रवात के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। हाल ही में कौन सा चक्रवात आया था? तो बिपोरजॉय चक्रवात आया था गुजरात में। गृह मंत्रालय ने बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन से के लिए भी सहायता के लिए हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष से 634 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। वही इस वर्ष अगस्त में तात्कालिक राहत प्रबंधों के लिए हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपए जारी किए थे। केंद्र ने पहले एसडीआरएफ के लिए अपने हिस्से की दोनों किस्तों के रूप में 360 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की थी। लोकसभा ने वर्ष 2023-24 के लिए पूरक मांगों के अनुदान और वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों के पहले भाग को मंजूरी दे दी है। अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और राजकोषीय घाटे को कम करने की दिशा में कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 2023-24 के लिए कुल 1,29,000 करोड़ रुपए पूरक मांगों में मनरेगा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि इस आपूर्ति अनुदान के साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरें नहीं बढ़ाई। याद रखिएगा, अमेरिका का केंद्रीय बैंक जो है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही अमेरिका में है फेडरल रिजर्व बैंक। 22 वर्षों में इसका यह उच्चतम स्तर है ब्याज दरों का। 5.5% पर कायम रखी है इसने ब्याज दर। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम एच पावेल, इन्होंने कहा कि वे अगले साल अपनी बेंचमार्क दर में 3/4 अंक की कटौती कर सकते हैं। हालांकि मुद्रास्फीति फेडरल रिजर्व के 2% लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है, लेकिन अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से इसमें गिरावट आई है। यही कारण है कि दरों को अपरिवर्तित रखा गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा को लागू करने की स्वीकृति दी गई है। याद रखिएगा, कौन सा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? दिल्ली में, और इसमें नई दिल्ली घोषणा को लागू करने पर स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सेवा और कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों को सहयोग के लिए विकसित करने के साथ साथ विकासशील देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को शामिल करने पर भी सहमति दी गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। 15 दिसंबर को क्या हुआ? ऋण माफी से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों पर ध्यान दें। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को आगाह किया कि वे प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऋण माफी की पेशकश से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों पर ध्यान न दें। अब जान लेते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। वित्त मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 79 लाख से अधिक लोग अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकित किए गए हैं। कुल मिलाकर इस योजना से अब तक 6 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। भारत सरकार की यह योजना मई 2015 में शुरू की गई थी। फैक्ट याद रखिएगा, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? मई 2015 में, जिसका उद्देश्य गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों और वृद्धों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु से 1,000 से 5,000 रुपये की आजीवन मासिक पेंशन उनके योगदान के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। संपादकीय पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम आने के लगभग 10 दिन में प्रदेश को डॉक्टर मोहन यादव के रूप में नए मुख्यमंत्री और 20 साल बाद प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री मिले हैं। बीजेपी ने लगभग 54 वर्ष बाद अपनी सरकार में एक नहीं बल्कि 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया है। राजनीतिक इतिहास देख लेते हैं उप मुख्यमंत्री का। प्रदेश में पूर्व में स्वर्गीय श्री सुभाष यादव और स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी उप मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, जबकि मध्य प्रदेश को पहले उप मुख्यमंत्री देने का श्रेय जनसंघ, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, उसी को जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री गोविंद नारायण सिंह की सरकार 1967 से लेकर 1969 तक
श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा उप मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री रहे श्री शिव भानु सिंह सोलंकी, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह की 1980 में बनी सरकार में यह जिम्मेदारी दी गई थी। तो मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? वीरेंद्र कुमार सकलेचा। यह फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में 1993 में श्री प्यारेलाल कंवर को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। समारोह के बाद से मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश की कमान अपने हाथ में संभाल ली है और नए फैसले भी किए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला धार्मिक स्थलों पर उपयोग होने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर था। राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जांच के लिए सभी जिलों में उड़न दस्ते गठित करने का निर्णय भी लिया है। पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया उसकी बात करें। बैठक में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित चिन्हित महाविद्यालयों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्रदेश में कुल 570 शासकीय महाविद्यालय संचालित है। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर संचालित चिन्हित महाविद्यालयों में सभी संकायों में सुविधाओं में वृद्धि करते हुए चिन्हित महाविद्यालयों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जाएगा। अगले कई वर्षों तक बनी रहेगी जलवायु परिवर्तन की स्थिति। यह आप फैक्ट इसमें जो दिए हैं वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हो। अपना नाम सुनकर चौंक गए थे डॉक्टर मोहन यादव। निश्चित तौर पर 11 दिसंबर को कल्पना भी किसी ने नहीं की थी कि किसी कार्यकर्ता को यह अवसर मिलेगा। मोहन यादव एक सामान्य कृषक परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं। मिल मजदूर के बेटे हैं ऐसा कहा जा रहा है। वे किशोर वय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और एबीवीपी यानी विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आगे बढ़े। लगभग 23 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में आए और विभिन्न पदों पर रहते हुए अब मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गए हैं। आइए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जीवन परिचय संक्षेप में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ 25 मार्च 1965 को उज्जैन नगर में। शिक्षा में इन्होंने बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए और पीएचडी किया हुआ है। व्यवसाय है वकालत, व्यापार और कृषि। 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सहसचिव रहे। 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री बने। 86 में विभाग प्रमुख। 88 में मध्य प्रदेश के सह मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। 89-90 में प्रदेश मंत्री। 91-92 में राष्ट्रीय मंत्री। ये पद इनके पास रहे हैं एबीवीपी के। वही 1993 से 95 में आरएसएस उज्जैन नगर के सहखंड कारवा। 1996 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड कारवा और उज्जैन नगर कारवा। 1997 में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। 1998 में पश्चिम रेलवे बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य। 1999 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उज्जैन संभाग प्रभारी। फिर विक्रम विश्वविद्यालय में कार्य परिषद के सदस्य रहे। 2003 में भाजपा के नगर जिला महामंत्री रहे। 2004 में प्रदेश कार्य समिति भाजपा के सदस्य रहे। 2004 में ही सिंहस्थ की केंद्रीय समिति के सदस्य रहे। 2004 से 10 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। 2008 से भारत स्काउट एंड गाइड के जिला अध्यक्ष रहे। 11 से 13 में राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य। 2013 से 16 में भाजपा अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सहसंयोजक। 2013 में पहली बार विधायक बने। 2018 में दूसरी बार विधायक बने और 2023 में तीसरी बार विधायक बने और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 11 दिसंबर को शपथ ग्रहण की बात हम पहले ही कर चुके हैं और उप मुख्यमंत्री की बात भी हम पहले ही कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्रियों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको बता देते हैं। श्री देवड़ा अनुसूचित जाति से संबंधित है। जगदीश देवड़ा मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। वे भी सामान्य ग्रामीण परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं। 1990 में पहली बार विधायक बने थे और 2003 में उमा भारती मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। श्री देवड़ा निवर्तमान सरकार में वित्त मंत्री थे। एक अन्य उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की बात करें, मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के रीवा से आते हैं। उन्होंने भी छात्र राजनीति की शुरुआत
एबीवीपी की पहला चुनाव 1998 में लड़ा पर सफल न हो सके। 2003 का चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीता, तब से लगातार विधायक है 2003 से लेकर 23 तक। पूरे विंध्य में उनका प्रभाव है और माना जाता है कि 2018 की विरोधी लहर के बीच भी यदि विंध्य क्षेत्र में भाजपा को सफलता मिली थी तो इसके लिए श्री राजेंद्र शुक्ल की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। एमपी हाईकोर्ट में वैकेंसी निकली है। व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर भर्ती परीक्षा। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 17 नवंबर 2023 से 18 दिसंबर 2023। आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभिक तिथि 22 दिसंबर, अंतिम तिथि 24 दिसंबर। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा इसकी होगी 14 जनवरी 2024 रविवार को। परिणाम घोषित होगा 26 फरवरी 2024 को। मुख्य परीक्षा होगी 30 मार्च 2024 को और 31 मार्च 2024 को। परिणाम घोषित की तिथि है 10 मई 2024। साक्षात्कार की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अंतिम परिणाम घोषित करने की तिथि है अंतिम साक्षात्कार समाप्त होने के दिनांक से 10 दिवस के भीतर। अप्लाई करने की तारीख तो निकल चुकी है, लेकिन यदि आप इच्छुक हो तो पात्रता देख सकते हैं कि व्यवहार न्यायाधीश बनने के लिए विधि में स्नातक होना जरूरी है और कम से कम 3 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में निरंतर विधि व्यवसाय किया हो, 3 साल तक वकील रहा हो, या फिर बीच में एटीकेटी नहीं आई हो और कम से कम 70% आपके पाठ्यक्रम में विधि में आए हो, एलएलबी वगैरह में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST की स्थिति में 50% अंक ही अनिवार्य है। पदों की कुल संख्या है 61 2022 के पद है और 138 बैकलॉग पद है। भोपाल के हकीम सैयद जिलाउल हसन जो कार्यपालन अधिकारी है, प्रधानाचार्य हैं शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय भोपाल के, यहाँ से एक विज्ञापन निकला है। कपिंग थेरेपी असिस्टेंट सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स के लिए विज्ञापन है। 8 जनवरी 2024 से 7 मार्च 2024 तक प्रशिक्षण चलेगा। 30 सीटें हैं, इसमें 9,000 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा। अच्छा, 9,000 रुपये यहाँ पर कुल राशि अभ्यर्थी को और 5,000 प्रशिक्षण राशि भी देना होगा, विद्यार्थी को देय होगा, इनको मिलेगा। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में भर्ती खुली है महाप्रबंधक पदों के लिए। लास्ट डेट है 2 जनवरी 2024। वेबसाइट है mprrda.org/default.html। यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और विस्तार से जानकारी भी देख सकते हैं। अतिथि व्याख्याता की भर्ती खुली है मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में। लास्ट डेट है 15 जनवरी 2024। वेबसाइट है mpbou.edu.in। यहाँ से विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। इसमें प्रक्रिया जो रहेगी साक्षात्कार के माध्यम से होना है नियुक्ति। जल निगम में भर्ती खुली है महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, प्रबंधक तकनीकी, उप प्रबंधक तकनीकी और IT एक्सपर्ट। केंद्र और राज्य शासन के विभाग, मंडल और निगम में प्रतिनियुक्ति उपरांत संविदा आयु सीमा 65 वर्ष आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। लास्ट डेट है 2 जनवरी 2024। वेबसाइट है mpjalnigam.mp.gov.in। यहाँ से विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में सहायक ग्रेड 2 प्रतिनियुक्ति और सहायक ग्रेड 3 प्रतिनियुक्ति या संविदा आधार पर भर्ती खुली है। प्रतिनियुक्ति पर वेतन होगा मूल विभाग का और संविदा नियुक्ति के लिए वेतन होगा कुल वेतन से पेंशन एवं राहत राशि घटाकर शेष राशि एकजा वेतन के रूप में देय होगी। आयु सीमा 31 दिसंबर की स्थिति में 63 वर्ष से कम होनी चाहिए। अनुभव इसमें मांगा है। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 31 जनवरी 2024। मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री की गारंटी है संकल्प पत्र 2023। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह संकल्प पत्र प्रदेश के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। सभी विभागों को इसके लिए कार्य करने की बात उन्होंने कही है। कौन कौन सी गारंटी प्रधानमंत्री की है? किसानों के लिए संकल्प पत्र में गेहूं और धान के लिए समर्थन मूल्य पर बोनस की गारंटी दी गई है। इसके अंतर्गत 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं और 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी होगी। पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 12,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता जारी रहेगी। जनजातियों के लिए अगले 5 वर्ष में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण पर 3 लाख करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 4,000 रुपये प्रति बोरा रहेगी। प्रत्येक एसटी ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय की स्थापना की जाएगी। शिक्षा एवं सक्षम युवा के लिए गरीब परिवारों के छात्रों को कक्षा 1 से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा और स्कूल बैग, किताबों और यूनिफॉर्म के लिए 1,200 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मध्याह्न भोजन के साथ पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा। प्रत्येक संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनेगा। सबके विकास के लिए सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 वर्षों के लिए इसका विस्तार होगा। प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू होगी। वरिष्ठ एवं दिव्यांग नागरिकों को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड की स्थापना होगी। सुदृढ़ आधारभूत संरचना के लिए बुंदेलखंड, विंध्य और महाकौशल 3 विकास बोर्ड गठित होंगे। अटल गृह ज्योति योजना के तहत सभी घरों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का लाभ दिया जाएगा। 6 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। विंध्य एक्सप्रेसवे, नर्मदा पथ, अटल प्रगति पथ, मालवा निमाड़ पथ, बुंदेलखंड पथ और मध्य भारत विकास पथ। स्वस्थ प्रदेश के लिए आयुष्मान भारत की सभी लाभार्थियों के लिए 5 लाख रुपए से ज़्यादा व्यय होने पर भी प्रदेश सरकार खर्चा उठाएगी। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अटल मेडिसिटी और हॉस्पिटल और आईसीयू में बिस्तरों की संख्या को डबल किया जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाकर अगले 7 वर्ष में 45 लाख करोड़ रुपए की बनाएंगे। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को डबल करेंगे। साथ ही 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश यानी कि एफडीआई को आकर्षित करेंगे। एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिससे 4.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। 10 नए एमएसएमई क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिनमें 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। सुशासन के लिए भोपाल और इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण होगा। महिलाओं के लिए सभी बीपीएल परिवारों की छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का लाभ दिलाया जाएगा। पीएम उज्ज्वला योजना में महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। 15 लाख ग्रामीण महिलाओं को लखपति योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्त या किसान भाई या महिलाएं जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से हमेशा ज्ञान बढ़ता है। जब कोई काम की जानकारी आप किसी को भेजते हो तो सामने वाला भी एक अच्छी जानकारी आपको देने का प्रयास करता है। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यानी सदस्यता ले लीजिए। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान यहाँ पर दिया हुआ है। पीडीएफ की लिंक यहाँ से नीचे मैं दे दूँगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इनको पढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में कार्यभार संभाल लिया। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में NH-39 के सीधी से सिंगरौली सेक्शन के सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्यों एवं रीवा जिले के अंतर्गत सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों की वृहद समीक्षा की। सीधी से सिंगरौली सेक्शन सड़क निर्माण और उन्नयन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोपद पुल निर्माण का कार्य प्राथमिकता से पूरा किया जाकर 2 लेन कनेक्टिविटी का कार्य पूरा किया जाए, ताकि स्थानीय निवासियों को सुविधा हो सके।
उप मुख्यमंत्री ने रीवा बाईपास को 2 लेन से 4 लेन बीओटी मोड में करने के लिए निविदा जारी करने की कार्रवाई के भी निर्देश दिए। महत्वाकांक्षी बरगी व्यावर्तन परियोजना क्षेत्र में समृद्धि लाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसकी भी समीक्षा की। जल संसाधन विभाग की महती सिंचाई परियोजना नई गढ़ी 1 एवं 2 माइक्रो सिंचाई परियोजना के साथ अन्य प्रगतिरत सिंचाई परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। परियोजना की 197 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण कार्य स्लिमनाबाद टनल को छोड़कर लगभग 96% पूर्ण हो चुका है। इससे 50,000 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई हो सकेगी। जबलपुर जिले की स्लिमनाबाद टनल के पश्चात लगभग 1,85,000 हेक्टेयर कमांड के लिए नहर प्रणाली का निर्माण परियोजना में सम्मिलित है। सतना जिले के कुल 10,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में नहर प्रणाली विकसित हो चुकी है। शेष कमांड क्षेत्र में नहर प्रणाली निर्मित करने के लिए विभिन्न 8 ग्रुपों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। मध्य प्रदेश के अब तक के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, उसके बाद में भगवंत राव मंडलोई, फिर कैलाश नाथ जू, द्वारका प्रसाद मिश्रा, गोविंद नारायण सिंह, नरेश चंद्र, प्रकाश चंद्र सेठी, श्यामाचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह, ये सभी, दिग्विजय सिंह, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह, ये सभी मुख्यमंत्री अभी तक मध्य प्रदेश में रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहली बार 30 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक, दूसरी बार 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक तथा तीसरी बार 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक रहा। स्वरोजगार के अवसर आप चाहते हैं तो वेडिंग प्लानर के रूप में करियर के काफ़ी अच्छे अवसर हैं, इसमें विस्तार से बताया गया है। प्रधानमंत्री की स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा पर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस की दक्षता बढ़ाने वाले कार्यों को महत्व दिया जाए, अपराधों पर नियंत्रण हो। पुलिसकर्मियों की दक्षता बढ़ाने के लिए बेहतर उपयोग किया जाए, संसाधनों का प्रमोशन समय पर मिले, देह व्यापार पर अंकुश लगाने की दिशा में कार्य करें, सामाजिक स्तर और सद्भाव के साथ इस प्रकार के जो अपराध है उनमें संवेदनशीलता बरती जाए। यहाँ से फैक्ट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? श्री सुधीर कुमार सक्सेना, इनका नाम याद रखना है। अब देख लेते हैं वह व्यक्ति और स्थान जो कि चर्चा में रहे। रणवीर सिंह, बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता रणवीर सिंह को सिनेमा में उनके योगदान के लिए रेड सी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया। सऊदी अरब के जिद्दा में हुए इस फिल्म महोत्सव में रणवीर को प्रतिष्ठित युस्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। हॉलीवुड अभिनेत्री शेरोन स्टोन ने रणवीर को अवार्ड प्रदान किया। रेड सी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया है? रणवीर सिंह को, सऊदी अरब ने। कैलिफोर्निया में साल्टन सागर में मिला लिथियम का भंडार, इससे करोड़ों इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी तैयार की जा सकती है। खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैलिफोर्निया में अत्यधिक खारे पानी के लिए मशहूर साल्टन सागर के नीचे सफ़ेद सोना यानी कि लिथियम का भंडार मिला है। इससे करोड़ों इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी तैयार हो सकेगी। लॉरेंस बर्की नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ता का कहना है कि इस विशाल झील के नीचे 3400 किलो टन लिथियम का उत्पादन हो सकता है, जो करीब 37.5 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए पर्याप्त होगा। अभी अमेरिका में करीब 24 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। विशेषज्ञ के अनुसार 2030 तक दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में उछाल आएगा, जिससे लिथियम की कमी का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया ने स्पेस एक्स के साथ 5 जासूसी उपग्रह भेजने के लिए करार किया था, जिसके अंतर्गत यह पहला उपग्रह लॉन्च किया है। कोरियाई सैटेलाइट अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित वेडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया था। दक्षिण कोरिया स्पेस एक्स के साथ 2025 तक 5 सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्च करेगा। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया के पास अब तक अपना सैन्य जासूसी उपग्रह नहीं था। उत्तर कोरिया पर नजर रखने के लिए वह अब तक अमेरिकी उपग्रहों पर ही निर्भर था। विश्व माली एलिफेंट, दुनिया के सबसे उदास हाथी की
मौत हो गई फिलीपींस के मनीला में। कैंसर था इसको। 1981 में श्रीलंका सरकार ने फिलीपींस की पूर्व प्रथम महिला एमेल्डा मार्कोस को इसे उपहार में दिया था। लोकप्रिय शब्द रीज वर्ड ऑफ द ईयर बना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने बोलचाल के शब्द रीज को 2023 का लोकप्रिय शब्द घोषित किया। यह शब्द शैली, सौंदर्य, आकर्षण या रोमांटिक शब्द के अर्थ को संबंधित करता है। रीज रीज यानी शैली या सौंदर्य, आर्ट, आकर्षण। यह शब्द ओयूपी के विशेषज्ञों की ओर से तैयार 8 शब्दों की एक संक्षिप्त सूची से चुना गया। यह शब्द करिश्मा शब्द का संक्षिप्त माना जाता है। करिश्मा से रिज निकला है। करिश्मा मतलब जो शब्द के मध्य भाग से लिया गया है, रिज। मैनुअल रोचा पूर्व अमेरिकी राजदूत, इनको गिरफ्तार किया गया है सीक्रेट काम करने के आरोप में, क्यूबा के एजेंट के रूप में काम करने के आरोप में। इटली में 50 साल से लापता पेंटिंग मिली है। चित्रकार सेंड्रो बोथिसेली की 50 साल पहले खोई मशहूर पेंटिंग खोज ली गई है। 900 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। पेंट की चमक अभी भी बरकरार है। इसमें मेरी और गोद में लिए शिशु की कलाकृति को सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सराहा गया। अक्षता कृष्णमूर्ति, ये मंगल पर रोवर चलाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में कार्य कर रही डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। वह नासा के मंगल मिशन से जुड़ी हुई है। अक्षता कृष्णमूर्ति मिशन के तहत नासा के वैज्ञानिक प्रयोगशाला से मंगल ग्रह के नमूने इकट्ठा करने में जुटे थे। इसी काम के लिए अक्षता ने रोवर चलाकर इतिहास रच दिया। इन नमूनों को पृथ्वी पर लाया जाएगा। लाल ग्रह के नमूने जुटाने के दौरान उन्होंने कई और उपलब्धियां भी प्राप्त की है। एयर मार्शल मकरंद रनाडे, ये वायुसेना मुख्यालय के महानिदेशक बन गए हैं। एयर मार्शल रानाडे की तैनाती वायुसेना मुख्यालय निरीक्षण और सुरक्षा महानिदेशक के रूप में की गई है। एयर मार्शल रानाडे अफगानिस्तान में भी पदस्थ रह चुके हैं। इनको वायुसेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एयर मार्शल मकरंद रनाडे नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली और पेरिस के कॉलेज इंटर आर्मी डी डिफेंस के पूर्व छात्र हैं। जय शाह को स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है बीसीसीआई ने 2023 के लिए। भारतीय खेल प्रशासन में यह अवार्ड पाने वाले जय शाह पहले प्रशासक हैं। एड्रियन श्राइनर, इन्होंने ओलंपिक आयोजन समिति से इस्तीफा दे दिया है। ब्रिस्बेन के लॉर्ड मेयर एड्रियन श्राइनर ने 2032 में होने वाले ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति से त्यागपत्र दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2021 में ब्रिस्बेन को 2032 के खेलों की मेजबानी सौंपी थी। बता दें, ब्रिस्बेन ने ओलंपिक के आयोजन के लिए लीडर्स फोरम का गठन किया था, जिसमें सरकार के तीनों स्तर और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे। कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में पहली महिला मेडिकल अफसर बनी है। कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। उन्हें उपलब्धि प्रतिष्ठित सियाचिन बैटल स्कूल में कठोर प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद मिली है। देवेन पारेख भारतीय मूल के पूंजीपति हैं। देवेन पारेख, इनको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नए कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के नीतिशक मंडल में शामिल किया गया। महत्वपूर्ण नाम इनका याद रखिएगा। देवेन पारेख बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं। पारेख न्यूयॉर्क में स्थित ग्रोथ इक्विटी इन्वेस्टमेंट फंड इनसाइट पार्टनर्स में प्रबंध निदेशक है। विकास वित्त निगम निदेशक मंडल में सीनेट और हाउस नेतृत्व से राष्ट्रपति की सिफारिश पर 4 सदस्य शामिल किए जाते हैं। 2021 में पारेख को रॉबर्ट एफ कैनेडी रिफिल होप अवार्ड मिला है। अमेरिकी संसद में बैकलॉग कम करने के लिए एक बिल पेश हुआ है। इस बिल में कई प्रावधान है जिससे भारतीयों को फायदा मिलेगा।
ग्रीन कार्ड मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल के साथ ही रिक मैककॉर्मिक ने इस बिल को पेश किया है। यह द्विदलीय बिल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। इससे ग्रीन कार्ड बैकलॉग भी कम होगा। कल्चरल मेडलियन से सम्मानित भारतीय मूल की 21 वर्षीय लेखिका मीरा चंद को सिंगापुर के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया है। मीरा दक्षिण लंदन में जन्मी और पली बड़ी है। उनकी मां नोरा नोबल स्विस मूल की थी और उनके पिता हरबंस लाल गुलाटी चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए 1919 में लंदन आए थे। क्रिस्टल कोल भारतवंशी है, वर्जीनिया से लड़ेगी चुनाव। भारतीय मूल की अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ क्रिस्टल कोल ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह सार्वजनिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्जीनिया से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव लड़ेगी। अगर कोल 2024 में जीत गई तो वह प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय अमेरिकी महिला होगी। टेलर स्विफ्ट पॉप सिंगर है, इनको टाइम ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, साल भर सुर्खियों में रहने वाली अमेरिकी पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना है। टाइम साल 1927 से प्रत्येक वर्ष पर्सन ऑफ द ईयर चुनता है। इस साल टेलर के 3 एल्बम हिट रहे। इसी साल उन्होंने इराज म्यूजिक कंसर्ट टूर भी किया। 33 वर्षीय सिंगर की लोकप्रियता देखते हुए हार्वर्ड और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अगले सत्र में उन पर पाठ्यक्रम भी चलाने जा रहे हैं। अमेरिका के 2 शहरों के नाम भी उनके नाम पर रखे जाने की घोषणा हुई है, तो नाम याद रखिएगा, टेलर स्विफ्ट इनको पॉप सिंगर है और टाइम ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। स्मृति शेष पद्मश्री रोजम वादक थंगा का निधन 103 वर्ष की आयु में हुआ। ये बांसुरी वादक थे। 2019 में पद्मश्री इनको मिला था। टेलीविजन स्टार सीआईडी फेम फडनीस का निधन हो गया। फ्रेडिक्स के किरदार से ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। 57 साल के थे। उन्होंने सरफरोश, मेला, सुपर 30 जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया था। किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है, उद्यानिकी विभाग ने कोल्ड स्टोरेज के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अनुदान सहायता इसमें दी जाएगी। शीतगृह कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 में प्रति शीतगृह अधिकतम निर्माण क्षमता 5000 मीट्रिक टन है। निर्माण हेतु निर्धारित प्रति इकाई लागत राशि है 0.08 लाख प्रति मीट्रिक टन। अनुदान की सीमा अधिकतम रहेगी 140 लाख रुपए। दूसरा है राइनिंग चेम्बर, इसमें प्रति शीतगृह अधिकतम निर्माण क्षमता रहेगी 300 मीट्रिक टन। निर्माण हेतु निर्धारित प्रति इकाई लागत रहेगी 1 लाख रुपए प्रति मीट्रिक टन और अनुदान की सीमा अधिकतम इसमें रहेगी 105 लाख रुपए। तो काफ़ी बड़े उद्योगपति ही इनको लगा सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरे वाला है कोल्ड रूम या स्टेजिंग, इसको आम किसान जो कि उच्च श्रेणी का किसान है वह लगवा सकता है। आम किसान भी लगवा सकता है लोन वगैरह लेके। प्रति शीतगृह अधिकतम निर्माण क्षमता इसमें 30 मीट्रिक टन रहेगी। प्रति इकाई लागत राशि है 15 लाख प्रति मीट्रिक टन। अनुदान की सीमा इसमें रहेगी अधिकतम 5.25 लाख रुपए का अनुदान आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी घटक प्रोजेक्ट आधारित है। बैंक से ऋण स्वीकृत होने पर ही सब्सिडी मिलेगी। वेबसाइट है www.mpfsts.mp.gov.in, इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये पेपर गागर में सागर की तरह होता है, इसलिए नीचे पीडीएफ की लिंक भी दे दूंगा। देखिए राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। गणित दिवस पर यहाँ पर विशेष जानकारी दी गई है। SC/ST एक्ट के बारे में भी जानकारी इस पेपर में है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में भी विस्तार से बताया गया है कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। अब देख लेते हैं खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी है एलिसा हिली, इनका नाम याद रख सकते हैं। आईसीसी ने जारी किया है अंडर 19 विश्व कप का कार्यक्रम। दुबई में नहीं, दुबई से खबर है। इस विश्व कप का आयोजन 20 जनवरी से 11 फरवरी तक दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। याद रखिएगा, अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा? दक्षिण अफ्रीका में। पहले यह श्रीलंका में होना था, लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया है कार्यक्रम।
भारत ने अब जो वर्ल्ड कप है 5 बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया 3, पाकिस्तान 2 तथा इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश एक एक बार चैंपियन बने हैं अंडर 19 में। भारत दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज में भारत ने 106 रनों से जीता तीसरा मैच। श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली। सूर्य कुमार ने 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चौथा शतक जमाया। 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक बनाने के मामले में सूर्य कुमार ने रोहित और मैक्सवेल की बराबरी कर ली है। रोहित और मैक्सवेल ने भी 2020 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 4-4 शतक बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के 123 छक्के लगा चुके हैं। ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। कुलदीप यादव का 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। अंडर 19 विश्व कप के लिए जो भारतीय टीम घोषित की गई है उसमें उदय सहारन को 15 सदस्यीय टीम का कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा भारतीय टीम में अर्शिन कुलकर्णी, आदर्श सिंह, रुद्रमयूर पटेल, सचिन दास, प्रियांशु मोलिया, मुशीर खान, अरवेली अवनीश राव, सौम्य कुमार पांडे, मुरुगन अभिषेक, इन्नेस महाजन, धनुष घोड़ा, आराध्य शुक्ला, राज लिम्बानी और नमक तिवारी को भी जगह मिली है। इनके अलावा प्रेम शंकर देवगर, अंश गोसाई और मोहम्मद अमन स्टैंड बॉय खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल किए गए हैं। नोआह लायल्स बने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट। अमेरिका के स्टार फर्राटा धावक नोआह लायल्स को इस पुरुष वर्ग में एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। याद रखिएगा, एथलीट ऑफ द ईयर नोआह लायल्स अमेरिका के हैं। इन्होंने वर्ष 2023 में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुना 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। महिला वर्ग में केन्या की फेथ किपिएगोन को एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा ले सकेंगे रूसी एथलीट। आईओसी ने इसकी मंजूरी दे दी है। दुनिया भर के 4,600 खिलाड़ियों में से 8 रूसी और 3 बेलारूसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इन खिलाड़ियों को तटस्थ दर्जे के साथ ओलंपिक में खेलने की अनुमति दी जाएगी। असद शफीक ने क्रिकेट से संन्यास लिया। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं पेस और अमृतराज। भारत के महान टेनिस खिलाड़ी लेंडर पेस और विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये दोनों खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। लिएंडर पेस भारत के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी है। पेस ने अपने टेनिस करियर के दौरान 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम की मानद अध्यक्ष किम क्लाइस्टर्स ने कहा कि मैं लिएंडर पेस, विजय अमृतराज और रिचर्ड इवांस को हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने पर बधाई देते हुए रोमांचित महसूस कर रही हूँ। पोलैंड की ईगा स्वितेक बनी WTA प्लेयर ऑफ द ईयर। पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वितेक को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। स्वितेक ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। मोस्ट इम्प्रूव्ड खिलाड़ी का पुरस्कार चीन की जेंग किनवेन को मिला, जबकि मीरा एंड्रीवा को न्यू कमर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नीदरलैंड ने 5वीं बार जीत लिया है FIH जूनियर महिला विश्व कप। इससे पहले नीदरलैंड वर्ष 1997, 2009, 2013 और 2022 में विजेता बना है। अर्जेंटीना और दक्षिण कोरिया ने 2-2 बार और जर्मनी ने 1 बार यह खिताब जीता है। सामयिकी में ब्रिटिश संसद में रवांडा प्रवासन विधेयक पास हुआ है। ब्रिटेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। प्रधानमंत्री सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी है। इसके सभी सांसदों ने सरकार के रवांडा प्रवासन विधेयक के पक्ष में मतदान किया। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए भारत को दरकार। ओमनी डिज़ाइन के सह-संस्थापक अध्यक्ष और CEO कुश गुलाटी ने कहा कि सेमीकंडक्टर पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स का दायरा बढ़ता जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग
इन सभी के लिए सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए भारत को वैश्विक शक्तियों के बीच अपनी जगह बनाने पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाए जरूर जा रहे हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर का बौद्धिक संपदा स्वामित्व भारत या भारतीय कंपनियों के पास नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र में भी फेब्स भारत के बाहर है। आत्मनिर्भर भारत के तहत बड़ी पहल हुई है। अमेरिकी बाजार में पहली बार लॉन्च हुई मेड इन इंडिया साइकिल हीरो इकोटेक लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। जीपीआई के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। जीपीआई यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन, यह 29 देशों का एक संगठन है, पहल है। भारत 2024 में इसका लीड चेयर है। भारत ने 12 से 14 दिसंबर 2023 तक वार्षिक जीपीआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP28 का आयोजन किया गया। दुनिया के कई गरीब देशों को संपन्न देशों से ज़्यादा मदद करने में भारत सामने आया है। 2022-23 में भारत ने 76.5 करोड़ डॉलर की मदद की है, जबकि यूरोपीय संघ 2020 से 10,000 करोड़ डॉलर देने का वादा पूरा नहीं कर पाया है। विकसित देश योगदान की बजाय भारत, ब्राज़ील और चीन जैसे देशों पर दबाव बना रहे हैं कि वे औद्योगिक गतिविधियों में कमी लाएं और वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए ज़्यादा वित्तीय योगदान दें। विकासशील देशों ने COP28 में कहा कि इसमें जीवाश्म ईंधन के उपयोग को धीरे धीरे खत्म करने का जिक्र नहीं है। WHO का आरोप मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों से पूछताछ में इजराइल देरी कर रहा है। इजराइल हमास युद्ध अभी भी जारी है। WHO के प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि हमें अल अहली अस्पताल के गाजा में WHO के मिशन के बारे में जानकारी मिली है। लंबे समय तक जांच और स्वास्थ्य कर्मियों को हिरासत में रखा गया, इसे लेकर हम बहुत चिंतित हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध में 87% सैनिक बेड़ों को खो चुका है रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 2 साल होने जा रहे हैं। कोई भी हार मानने को अभी तक भी तैयार नहीं है। 2/3 टैंक भी रूस के बर्बाद हो चुके हैं। एक गोपनीय अमेरिकी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रूसी राष्ट्रपति फिर भी जो व्लादिमीर पुतिन है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। करीब 80 दिनों के युद्ध विराम के बाद रूस ने फिर से यूक्रेन पर जोरदार हमला कर दिया था। बीते 79 दिनों से दोनों देशों के बीच अनौपचारिक शांति थी, लेकिन 9 दिसंबर को यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला हुआ। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री ने बताया था कि कीव पर करीब 2 घंटे तक हवाई हमले हुए। हालांकि कीव के एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक कई मिसाइलों को रास्ते में ही नेस्तनाबूद कर दिया था। काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर नुकसान हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यानी कि सदस्यता ले लीजिए। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।